जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या चीज़ है ना, और हमने उसके ऊपर पूरा अच्छा से डिटेल्ड डिस्कशन किया है। तो तुम्हें कहीं पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स देख करके कभी भी कोई डाउट आए तो अपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से संभाल करके रखना है ना, और उसके सारे नोट्स बना लो। क्लियर। आज हम उसी के कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे और आज का पूरा लेक्चर फिर से वही इक्वेशंस बनाने में हमारा जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ। एक तुम्हारा एप्लीकेशन है अच्छा सर्कुलर मोशन का, जिसको हम कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, है ना। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोन सब जानते हो ना, आइसक्रीम का कोन सभी ने देखा है, वो कोन का शेप होता है। तो जनरल पेंडुलम क्या होता है कि धागा से तुमने लटकाया और वो ऐसे ऐसे करके झूलता रहता है ना, तो ये इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, है ना। जनरल नहीं, सिंपल पेंडुलम, कि एक धागा तुमने लटका रखा है, एक स्ट्रिंग। ठीक है, मैं पहले सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बना रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग है, इससे एक बॉल लटका रखा है तुमने, और वो बॉल इस तरीके से मूव कर रहा है, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो जो सिंपल पेंडुलम है ना तुम्हारा, ये इस तरीके से मूव कर रहा है ना, ऐसा। तो तुम देखो ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट करता है ना, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट करता है। कि क्लियर? तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सिंपल पेंडुलम है, इट इज पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये। अच्छा, मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि जो ये सिंपल पेंडुलम है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? तो याद करो, कल तुमने इस सिंपल पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। मान लो अगर सिंपल पेंडुलम यहाँ आ गया, तो ये बॉल अगर इधर है, लेट अस से ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इधर mg आएगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो इस तरफ mg cos थीटा आ जाएगा, और इस तरफ mg sin थीटा आ जाएगा, और इस तरफ टेंशन आ जाएगा। तो तुम देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो सिंपल पेंडुलम है वो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, जबकि जो हम कोनिकल पेंडुलम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम कैसा पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। जो कोनिकल पेंडुलम है वो, उसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास लेट अस से एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के एंड में तुमने एक बॉल लगा रखा है, लेट अस से ऐसा। क्लियर? ये एक बॉल लगा है। अब ये जो स्ट्रिंग है ये कंटिन्यूअसली वर्टिकल से कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बनाए हुए रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा सर्कुलर मोशन करता है ये बॉल। मतलब ये ऐसा स्ट्रिंग है और ये इस तरीके का सर्कुलर मोशन करता है बॉल। क्लियर सभी को? ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता है। यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर एंगल हम थीटा लेते हैं। स्ट्रिंग यही है ना, जो मैंने वो पूरी लाइन बनाई फुल, और वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये जो शेप बना रहा है ना, ये जो शेप पूरा बना रहा है, तुम ध्यान से देखो, ये जो एक पूरा शेप बना है, अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिंग है वो एक कोन का शेप बना रहा है ना। वो कैसा शेप बना रहा है? कोन का शेप बना रहा है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सर्कुलर मोशन कैसा होता है एग्जैक्टली देखने में, है ना। ठीक है, तुम देखो ध्यान से, ये वो डायग्राम है जो मैंने बनाया है, और ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन है। ठीक है, मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ तुम्हें। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से बॉल लटका है, ये देखो, ये सर्कुलर मोशन चल रहा है। मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को रोक रखा है। ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये हमारा बॉल है, और वो एक सर्कल में घूम रहा है। नीचे ये वेट है ना, mg, दिस इज mg, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये एंगल थीटा है, और ये a क्या है, तुम ध्यान से देखो, ये सर्कुलर मोशन इसका कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है ना, ऐसे, है ना। ये स्ट्रिंग लटकी हुई है जैसे मैं तुम्हें बताया, और इस तरह के मोशन में ये घूम रहा है। तो जो शेप बना रहा है ये पूरा, है ना, ये बोर्ड के बाहर आएगा यहाँ तक, और फिर बोर्ड के पीछे आधा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ये जो पूरा शेप बन रहा है विथ स्ट्रिंग, वो एक कोन का शेप बन रहा है। आई थिंक तुम लोग इजीली इस चीज़ को इस वीडियो में भी देख सकते हो, और तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि वो कैसे एक पूरा कोन में घूम रहा है। क्लियर? अब
ये तुम्हारा एक्सेलरेशन तुम्हें रेडियल एक्सेलरेशन दिखा रहा है ना, इसका मतलब इसमें सिर्फ रेडियल ही एक्सेलरेशन है, इसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब कोनिकल पेंडुलम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सेकंड, इसमें जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, देखो ये सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, ये HP हिमाचल प्रदेश HP, क्लियर सभी को। तो ये एक दो पॉइंट पहले हम लोग नोट करेंगे, फिर इस पे वापस आएंगे, है ना। तो ये सबसे पहला क्या कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है ना। ये कैसा सर्कुलर मोशन करता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है, और साथ ही साथ ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों? क्योंकि कोनिकल पेंडुलम का ओमेगा कांस्टेंट रहता है। क्लियर सभी को? कोनिकल पेंडुलम का ओमेगा कांस्टेंट रहता है। तो मुझे बताओ सिंपल पेंडुलम का यूज़ कहाँ होता है? क्लॉक्स में होता है ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है एक, है ना, इधर से इधर घूम के जाने का और वापस आने का, वो सब एक टाइम पीरियड का डिस्कशन है। इनफैक्ट हमें पूरा का पूरा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एक टॉपिक ही पढ़ना है जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, उसी तरह कोनिकल पेंडुलम भी क्या करता है, ये इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। मतलब कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या चीज़ है? जितनी देर में ये पूरा एक चक्कर घूम जाएगा वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर सभी को? तो अभी हम इसका टाइम पीरियड और इसका ओमेगा क्या है वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तुम्हें क्या समझनी है कोनिकल पेंडुलम में, कि ये सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में करता है और कांस्टेंट ओमेगा से करता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर सभी को ये चीज़? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम और उस ओमेगा का कैलकुलेशन, चलो आ जाओ। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, इसको मैं पहले उस पॉइंट तक ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने FBD बनाया है इसका, और फिर इसका हम FBD ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से, तुम देख रहे हो कि इसके ऊपर दो ही फोर्स है, एक टेंशन और एक इसका वेट, है ना। ये तो एक्सेलरेशन ड्रॉ नहीं, FBD में नहीं होना चाहिए, ये जस्ट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो तुम ध्यान से देखो, इस तरफ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, है ना। तो ये टेंशन का कंपोनेंट आएगा T cos थीटा, और इस तरफ सेंटर की तरफ एक टेंशन का कंपोनेंट आएगा T sin थीटा। क्लियर सभी को ये चीज़? अब क्या ये बॉल ऊपर नीचे कूद रहा है क्या? नहीं, ये बॉल सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मतलब ज़रूरी है T cos थीटा इसके वेट के बराबर होगा। वेट मतलब क्या? mg। और इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन का एक कंपोनेंट। इसका मतलब कोनिकल पेंडुलम वो एग्जांपल है जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन का एक कंपोनेंट। क्लियर सभी को? तो अगर मैं इसके इक्वेशन बनाऊं और वैल्यूज़ लिखूं तो मैं यहीं पर लिखता हूं, तुम इसका कैलकुलेशन भी नोट कर लेना। ध्यान से देखो, है ना, T sin थीटा इज इक्वल टू क्या है? mv²/r, और T cos थीटा इक्वल टू क्या है? इसका वेट, है ना, mg। ये किस डायरेक्शन का इक्वेशन है? ये रेडियल डायरेक्शन का इक्वेशन है। और ये किसका है? ये वर्टिकल है। याद रखना ये टेंजेंशियल नहीं है, क्योंकि mg इस सर्कल के प्लेन में नहीं है ना। इस सर्कल के प्लेन में टेंजेंशियल कौन होता? अगर ये mg ऐसा लगता, बट mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। जो ऐसा फोर्स होगा जस्ट इसको टच करके इसी के प्लेन में पार करने वाला, है ना, वो टेंजेंशियल होता है। mg वर्टिकल है, सर्कल हॉरिजॉन्टल है, तो mg टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम नहीं कर सकता। mg टेंजेंशियल का काम कहाँ पे कर रहा है? सिंपल पेंडुलम में। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है ना। इसमें mg इस सर्कल के टेंजेंट नहीं है। ठीक है, तो T cos थीटा इक्वल टू mg। तो हम क्या करते हैं? इस दोनों को डिवाइड करते हैं। तुम ध्यान से देखो, T कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आता है? tan थीटा, और इस साइड m और m कैंसिल होकर आ जाएगा v²/rg। मतलब v इक्वल टू √rg या gr tan थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। क्लियर? इसमें v क्या है? v इज स्पीड ऑफ दिस बॉल। जो कोनिकल पेंडुलम में बॉल लगा है इसको हम बॉल कहते हैं, या फिर एक दूसरा वर्ड और यूज़ किया जाता है इसके लिए, बॉब, है ना, बॉब ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। उसकी ये स्पीड है। r क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस एक्सप्रेशन का, r हमेशा mv²/r में क्या होता है? सर्कुलर मोशन का रेडियस। तो ये है r, ये है r, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसे, आई होप तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये r है। क्लियर सभी को? ये r है, तो √gr tan थीटा। तो हम क्या करते हैं, ये तुम नोट कर लो, मैं इसी कैलकुलेशन को उस पेज में करके थोड़ा और इसमें आगे का
कैलकुलेशन करूँगा। ये जितना टाइम एक चक्कर घूमने में लगा रहा है, हर चक्कर ये उतने ही टाइम में घूमेगा ना। तुम चाहो तो इसको भी स्टॉप वॉच से चेक कर सकते हो कि इसे एक सर्कल घूमने में इसको बार बार सेम ही टाइम लगता है, ठीक है ना। ये देखो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और हर सर्कुलर मोशन ये सेम टाइम में कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ओमेगा कांस्टेंट है ना। यहाँ पे से ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है। क्लियर सभी को? तो आओ हम लोग अब इसका वो इक्वेशंस, मैंने यहाँ पे एफबीडी बनाया, एक बार फिर से मैं यहाँ फटाफट उस काम को कर देता हूँ। इधर तुम्हारा टेंशन एक्ट कर रहा है, ठीक है, इधर तुम्हारा mg है, वो एंगल थीटा है, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट थीटा mg cos थीटा आएगा। सॉरी, मुझे mg का कंपोनेंट डिवाइड नहीं करना, मुझे टेंशन का कंपोनेंट डिवाइड करना है ना। टेंशन है ये, तो वो थीटा था, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट थीटा कितना आएगा, t cos थीटा, और सेंटर की तरफ क्या आएगा, t sin थीटा ना। क्यों? क्योंकि मुझे टेंशन का कंपोनेंट डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खोजना है। तो यहाँ पे इसका सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, t sin थीटा। इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बना, t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर और t cos थीटा इक्वल टू mg। तो इससे मुझे v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा तक हम पहुंच गए थे, है ना। ये है स्पीड ऑफ द बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम। क्लियर सभी को? ये वैल्यू आई। अब ध्यान से देखो ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है v बाई आर। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन में ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, v बाई आर, वेयर v इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो मुझे बताओ ओमेगा इज v बाई आर, दैट मीन्स ओमेगा क्या हो गया, इसको अगर मैं r से डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाला r कैंसिल हो जाएगा और नीचे रूट में एक r बचेगा। दिस इज ओमेगा ऑफ कोनिकल पेंडुलम। क्लियर सभी को? ये ओमेगा है कोनिकल पेंडुलम का। इस फॉर्मूले में थीटा क्या है, वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है स्ट्रिंग, है ना, वर्टिकल से जो स्ट्रिंग एंगल बना रहा है उसको हम थीटा कहते हैं। समझ आया? एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। तो यहाँ पे फॉर्मूले के बाजू में वो लिखा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड। तो मुझे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या होता है, हमें आता है ना, बोलो। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर घूमने में टाइम। तो एक चक्कर में घूमने में टाइम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब सेम स्पीड से घूम रहा है। तो मुझे बताओ, मैं डिस्टेंस बाय स्पीड कर सकता हूँ ना। मुझे बताओ एक चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस घूम जाता है, ये 2 पाई आर। और ये फॉर्मूला याद रखना सिर्फ यूसीएम में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम तुम सिर्फ कांस्टेंट स्पीड में ही कर सकते हो, है ना। 2 पाई आर बाई वी। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको 2 पाई डिवाइडेड बाई वी बाई आर लिख सकता हूँ, मतलब 2 पाई बाई ओमेगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है ना। सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करोगे, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं करोगे। क्लियर? इनफैक्ट नॉन यूनिफॉर्म का टाइम पीरियड अपने को अभी पढ़ना भी नहीं है ना। हमें कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, और ये मैंने निकाल दिया उसका ओमेगा, ठीक है। तो अब इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूँ, मतलब 2 पाई इज इक्वल टू बाई ओमेगा करूंगा तो आर ऊपर चला जाएगा और जी टेन थीटा नीचे आ जाएगा। अभी तुम ध्यान से देखो है ना, यहाँ पे कुछ चीजें, इसमें ये जो तुम्हारा ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल है ना। मैं बोलूँ ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका लेंथ है एल, और ये जो है ना, और ये रेडियस है आर, है ना। ये रेडियस इज इक्वल टू आर है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मैंने तुम्हें बोला क्वेश्चन में कि तुम्हें रेडियस ऑफ द सर्कल पहचानना है, क्योंकि तुम mv स्क्वायर बाई आर में वही आर डालोगे। एक डायग्राम में बहुत सारे लेंथ दिए हो सकते हैं ना, ये भी एक लेंथ है विच इज इक्वल टू आर है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है विच इज इक्वल टू एल है। तो अगर तुमने यहाँ गलती से mv स्क्वायर बाई एल लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। जबकि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो तुम ध्यान से देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो स्ट्रिंग का लेंथ है वही रेडियस के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरीके से होगा ना, पूरा ऐसा। तो ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा ना, ये पॉइंट सेंटर होगा उसका। क्लियर सभी को ये चीज़? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे सिली मिस्टेक हमसे हो सकती है, बट अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर? ये लेंथ एल है और ये लेंथ आर है। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो ये फॉर्मूला ओमेगा का आ गया ना, तो तुम इसमें ऑब्वियसली अब ओमेगा डाल दोगे तो तुम्हें टाइम पीरियड मिल जाएगा। लेकिन अब वो जो टाइम पीरियड है उसके ना अलग अलग फॉर्मेट हैं फॉर्मूले के। मतलब जैसे
देखो ध्यान से, तब तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। टाइम पीरियड तुमने एक फॉर्मूला 2π/ω पढ़ लिया, अब मैं यहाँ ओमेगा की वैल्यू डाल दे रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है 2π√r/g tan थीटा हो जाएगा ना। जब मैं नीचे ओमेगा डालूंगा तो ये r/g tan थीटा बन जाएगा। तो ये टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है। अब इसको हम और चेंज कर सकते हैं। तुम ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तुम्हारा, तो ये पर्टिकुलर एंगल 90 - थीटा होगा, है ना। ये कितना होगा 90 - थीटा। तो इस डायग्राम में से तुम इजीली देख सकते हो कि जो r है वो L sin थीटा बनेगा। तुम इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC से ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि जो r है वो L sin थीटा है। तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना। अब वो r L sin थीटा कैसे है, अब वो मैं तुम्हें नहीं समझाने वाला, है ना। वो तुम खुद से कैलकुलेट करके तुम्हें जानना है इस चीज़ को। क्लियर। तो r की वैल्यू L sin थीटा है और डिवाइडेड बाई क्या है g tan थीटा। अब मुझे बताओ मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकता हूँ ना। तो ये जो बाई cos थीटा है ये मल्टीप्लाई होकर किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो तुम देखो यहाँ पे ये sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला क्या बनेगा 2π√L cos थीटा बाई g, है ना। ये दोनों sin थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये भी एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। ये फॉर्मूला रेडियस और थीटा के टर्म्स में था, ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और थीटा के टर्म्स में, है ना। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, ये एक फॉर्मूला है तुम्हारा =t। अगर रेडियस पता है तो ये r/g tan थीटा, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता है तो L cos थीटा बाई g। एक और टर्म है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट A से पॉइंट B है ना, इसको हम हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम भी कहते हैं। ये हाइट कहलाता है कोनिकल पेंडुलम का h। तो तुम देखो h जो है वो L cos थीटा के इक्वल आएगा ना। ट्राइंगल ABC से h विल बी इक्वल टू L cos थीटा। तो तुम L cos थीटा की जगह पे सिर्फ h भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला हुआ और एक और अब थर्ड फॉर्मूला है ना। मैं क्या करूँगा, L cos थीटा की जगह h लिख दूंगा। तो 2π√h/g इज इक्वल टू t, वेयर h इज क्या, टाइम पीरियड ऑफ, सॉरी h इज हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम, है ना। इस कोनिकल पेंडुलम का हाइट है वो A से लेके B पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो तुम देखो इस कोनिकल पेंडुलम में तुम्हें इस पूरे पेज में किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। नंबर 1 चीज़ जिसको तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉब, जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर। उसका फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना, कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा है। तो वो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। मैंने mg का कॉम्पोनेंट क्यों डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे mg का कॉम्पोनेंट क्यों डिवाइड किया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, क्योंकि कॉम्पोनेंट डिवाइड करने का रूल अभी भी वही है जो तुमने एनएलएम में सीखा था। क्या रूल सीखा था तुमने एनएलएम में, एनएलएम में तुमने ये रूल सीखा था कि इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉम्पोनेंट डिवाइड होता है। तो तुम यहाँ पे देखो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टेंजेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ना, ये ऐसा टेंजेंशियली अपने में जा रहा है, कर्व पाथ पे टेंजेंट होता है। तो इसलिए मैंने इस दिशा में और इससे परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट डिवाइड किया, जबकि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। क्लियर सभी को। तो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइड करना था, इसलिए मैंने टी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर क्या होता है वर्टिकल, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड किया। ये छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर तुम इसको अपने नोट्स में साइड में लिखते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर सभी को कि मैंने mg को क्यों नहीं इधर डिवाइड किया, ऐसे यहाँ पे किया है ना। मैंने तुम्हें उसका रूल बता दिया। क्या रूल है कि हमेशा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइड होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इस बॉल का इस दिशा में है, तो तुमने इस दिशा में और इस दिशा में डिवाइड किया, जबकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है कोनिकल पेंडुलम में, इसलिए तुमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर वर्टिकल में कंपोनेंट डिवाइड किया, इसलिए mg कंपोनेंट डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा, है ना, तो उस केस में तुम्हें mg का कंपोनेंट डिवाइड नहीं करना है। समझ आया क्यों? क्योंकि उस केस में mg तो वर्टिकल है, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो कंपोनेंट किस तो डायरेक्शन में डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड होगा अगर, तो mg तो ऑलरेडी वर्टिकल है, तो उसका कंपोनेंट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर सभी को ये? तो ये छोटी छोटी चीज़ों को तुम्हें ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर तुम्हें ये फॉर्मूले रट लेने हैं ना। इसका स्पीड कितना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, और टाइम पीरियड जो है वो 2π/ω होता है। क्लियर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, और ओमेगा की वैल्यू जब तुम यहाँ डाल दोगे तो ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो कोनिकल पेंडुलम के फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम में पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है,
तुम अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना जानते हो तो मुझे पता है तुम तुरंत ये इक्वेशन लिख के वी और ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे और टाइम पीरियड भी निकाल लोगे, है ना। इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर तुम फॉर्मूले भूल जाओ तो समझ आई बात। तो ये कोनिकल पेंडुलम में इतनी सारी चीज़ें अपने को जाननी है, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड और उसका फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर सभी को ये चीज़। अभी नेक्स्ट अपने को क्या करना है, एक हमारा न्यूमेरिकल है ना, जस्ट इस टाइप का एक डायग्राम है, इस न्यूमेरिकल को अपने को सॉल्व करना है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल में क्या चीज़ें दी हुई है, तुम उसके बाद ना तुम इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। इस बॉल का मास है m, ये क्या है, यहाँ पर ना एक ऐसा रॉड जैसा है, ये स्ट्रेट, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है ना, ये पहला स्ट्रिंग है दूसरा स्ट्रिंग। तो ये जो मास है, अगर ये दूसरा स्ट्रिंग नहीं होता तो ये ना बस एक कोनिकल पेंडुलम होता है ऐसा, क्लियर है ना, ये इस तरीके से ऐसे करके घूमता, ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैंने इसको नीचे से भी एक स्ट्रिंग डाला। अब ये अभी भी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, और कैसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्लियर। बट मैंने नीचे ऊपर दोनों से ऐसे स्ट्रिंग लगा रखा उसको, है ना, ऐसे भी स्ट्रिंग है और ऐसे भी, और यहाँ पे बॉल है और ये बॉल इस तरीके से ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्लियर। तुम्हें क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है ना, हमें क्या बताना है कि कितने ओमेगा से घूम रहा है, क्लियर सभी को। ये इसका ओमेगा कितना होगा, यदि टेंशन 1/टेंशन 2 का रेशियो 4:1 है तो ये कितने ओमेगा से घूम रहा है। तो मैं तुम्हें बस पहला एक काम क्या दे रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके तुम्हें ये मास m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और सारे कंपोनेंट डिवाइड करने हैं सही से, है ना। इस FBD में कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, जैसे FBD बनाते हो बिल्कुल वैसे ही, कुछ नया नहीं सोचना है तुम्हें, क्लियर। तो सबसे पहले FBD बना करके स्क्रीन पॉज करो, फिर स्क्रीन पॉज करके हटाना और देखना मैं कि क्या इक्वेशंस मैं बना रहा हूँ, क्लियर सभी को, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके सब FBD बनाओ, ठीक है। चलो बच्चा लोग, सबने FBD ड्रॉ कर लिया होगा आई होप। तो हम लोग चालू करते हैं। FBD पहले मैं ड्रॉ करता हूँ इस मास का, ठीक है। ये बॉल है, इस बॉल को पकड़ते हैं और इसकी FBD ड्रॉ करते हैं ना, कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर सबसे पहला जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है इसका मास mg, कोई डाउट नहीं इसमें। और इसके ऊपर दो टेंशन है, एक इधर T1 एक इधर T2 है ना, इस डायरेक्शन में एक T1 है और इस डायरेक्शन में एक T2 है, क्लियर सभी को। तो mg और स्ट्रिंग कनेक्टेड तो टेंशन, कोई कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं है तो कोई नॉर्मल नहीं बनेगा, कोई सा भी हाँ, और बेसिकली कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं है तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, कोई स्प्रिंग भी मैंने कनेक्ट नहीं किया तो इसीलिए इसमें स्प्रिंग भी नहीं लगेगा, क्लियर सभी को ये चीज़। तो अभी अपने को क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करना है। तो अपने कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। तो तुम ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, तो अगर ये 60 है तो इधर जो एंगल बन रहा होगा वो भी 60 बन रहा होगा और इधर जो एंगल बन रहा होगा वो 30 बन रहा होगा ना। तो अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल एक ऐसी लाइन खींच दें और एक वर्टिकल लाइन भी खींच दें तो इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हम इजीली कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं। तो तुम ध्यान से देखो, T1 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा ऊपर की दिशा में, ये एंगल 60 है तो ये T1 cos 60 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा T1 cos 60, ठीक है। और इस दिशा में कितना हो जाएगा, T1 sin 60, ठीक है। सिमिलरली T2 का कंपोनेंट वर्टिकल में कितना हो जाएगा, अब T2 का भी एंगल देख लो, अगर ये 60 है तो यहाँ पे ये एंगल भी 60 होगा ना, तो वर्टिकल में ये भी T2 cos 60 हो जाएगा। तो मैं इसको इसी में mg में ऐड कर दे रहा हूँ ना, ये T2 cos 60 हो जाएगा। इसको मैंने किस में ऐड कर दिया, मैंने mg में ही ऐड कर दिया, क्लियर। और इस तरफ T2 sin 60, ठीक है। तो जो भी दो फोर्सेस थे मेरे T1 T2 जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं थे, मैंने उनके कंपोनेंट डिवाइड कर दिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। इन सब के अंडर ये जो भाई तुम्हारा घूम रहा है इसके पास एक ही एक्सेलरेशन है, रेडियल, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, क्लियर सभी को। तो ये जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन है, इस बार इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, T1 का एक कॉम्पोनेंट और T2 का एक कॉम्पोनेंट। तो हम एक काम करते हैं, इसके इक्वेशन बनाते हैं। अब है ना, आ जाओ देख लो सबका फ्री बॉडी डायग्राम सही बना है या नहीं बना है ना। FBD सही बनाना आना ही चाहिए, आगे फिजिक्स पढ़ना ही रोक दो। अगर तुमसे FBD में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी आगे अभी फिजिक्स नहीं पढ़ो, पहले अपना फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रॉन्ग करो,
ठीक है। पीछे की चीज़ को वीक रख के कभी भी आगे बढ़ना की कोशिश मत करना फिजिक्स में, तुम्हारा फिजिक्स कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। क्लियर। जितने भी तुम्हारे बैच में स्टूडेंट्स हैं सब उन्हीं का फिजिक्स स्ट्रांग है जो पीछे वाली चीज़ों को भी कंटिन्यूअसली पढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। इसीलिए तुम्हारे करंट टाइम टेबल में ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए तुम्हारी पढ़ाई का कि आज जो पढ़ाई हुई उसके लिए अलग टाइम टेबल सेट है और जो हम पुराना पढ़ रहे हैं उसके लिए अलग टाइम टेबल सेट है। क्लियर सभी को। तो पुराने वाले चैप्टर ऑब्वियसली तुम्हें अभी अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है ना, तो तुम्हें इसके पहले के चैप्टर के क्वेश्चंस भी अभी साथ साथ बनाते रहने हैं, क्योंकि उन सबका यूज़ है ना। अगर एफबीडी नहीं बनाओगे तो कहाँ से इक्वेशन लिख पाओगे। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ रेडियल डायरेक्शन में। क्लियर। रेडियल बोलो, रेडियल में दो फोर्स हैं, T1 sin 60 T2 sin 60, दोनों सेम डायरेक्शन में ना। तो sin 60 क्या होता है √3/2, तो T1 √3/2 प्लस T2 √3/2 है ना। तो √3/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, चलो ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं √3/2 को कॉमन ले रहा हूँ इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना है ये mv²/r या फिर m⍵²r है ना। मैं mv²/r इरेज करके ω²r क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसने मुझसे क्वेश्चन में ना ओमेगा पूछा है, एंगुलर स्पीड, तो मैं इक्वेशन भी ओमेगा के टर्म से बनाऊंगा। क्लियर है सभी को ये चीज़। नेक्स्ट वर्टिकल है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन। तो वर्टिकल में क्या है, ये ऊपर नीचे जंप नहीं कर रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यदि ये इक्विलिब्रियम में है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब भी होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ध्यान रखना है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ही होगा हमेशा। क्लियर। तो ऊपर की दिशा में क्या है T1 cos 60 है ना, और ये क्या है T2 cos 60। तो T1 cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा mg प्लस T2 cos 60। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ T1 cos 60 माइनस T2 cos 60 इक्वल टू mg। तुम स्टेप वाइज ही लिखना है ना, मैं यहाँ पे कॉमन लेना चाह रहा हूँ इस cos 60 को, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पहले ही इधर ले आऊँगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ T1 cos 60 इक्वल टू mg प्लस T2 cos 60। तो क्या हो जाएगा T1 cos 60 माइनस T2 cos 60 इक्वल टू mg। तो मैं cos 60 को कॉमन ले रहा हूँ, cos 60 हाफ होगा और ये T1 माइनस T2 इक्वल टू mg। ठीक है। हमारे दोनों इक्वेशन बन गए अपने मोशन के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। एक बार तुमने ये काम कर लिया, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ तक फिजिक्स काम कर रहा था तुम्हारा ना, अब तुम्हारा जो तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन करना है वो तुम्हारा हेल्प करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो है ना। बॉल का मास तो गिवन नहीं है तो मास खत्म हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा T1 प्लस T2 बाई T1 माइनस T2, और इन दोनों को डिवाइड करूंगा ना तो मुझे √3 मिलेगा। बट मैं एक काम करता हूँ, मैं √3 उधर ही ले जाऊंगा है ना। √3/2 बाई हाफ क्या मिलेगा √3, मैं √3 इधर ले जाऊंगा, mm कैंसिल हो गया, ω²r/√3g। क्लियर सभी को ये ω²r/√3g। अब T1 प्लस T2 T1 माइनस T2, मुझे क्या पता है क्वेश्चन में, मुझे T1/T2 पता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को T2 से डिवाइड कर दूंगा। कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा है ना। न्यूमरेटर को भी मैं T2 से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी T2 से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइडिंग, इस ट्रिक को याद रखना है ना, जब भी रेशियो गिवन हो या रेशियो कैलकुलेट करना हो और ऐसा इक्वेशन आ रहा है तो T1/T2 कर लो है ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना है, तो मुझे पता है क्वेश्चन में T1/T2 दिया है, तो T1/T2 लाने के लिए मुझे T2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, बाई T2। ठीक है। तो बताओ ये क्या टर्म बन जाएगा, ये T1/T2 बन जाएगा, और T2/T2 क्या हो जाएगा 1 है ना। ये भी T2 से डिवाइड हुआ, ये भी T2 से डिवाइड हुआ, होल डिवाइड बाई, फिर इसको भी T2 से डिवाइड करो और ये क्या बन जाएगा 1। अब ध्यान से देखो, क्या मुझे रेडियस ऑफ सर्कल पता है, नहीं, बट मुझे इसका लेंथ पता है। तो बोलो क्या ये R, ये जो R है ना, यहाँ पे हम इजीली इस राइट एंगल ट्राइंगल जो यहाँ बन रहा है R इक्वल टू L cos 30 होगा, हम बता सकते हैं, या L sin 60 जो भी, L cos 30 है ना। L कितना है 4/√3 इंटू √3/2 मतलब 2 मीटर्स। तो यहाँ पे R की वैल्यू 2 है। क्लियर। तो मैं R की वैल्यू डाल रहा हूँ ना, मैंने R का कैलकुलेशन कर दिया यहाँ से, R की वैल्यू 2 है बाई √3 इंटू जी की वैल्यू है 10।
अब अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो तुम्हें हर टर्म का वैल्यू पता है ना, तुम्हें सिर्फ किसका वैल्यू नहीं पता है ना, तुम्हें सारे के सारे टर्म का वैल्यू पता है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें वैल्यू नहीं पता है ओमेगा का। T1/T2 भी गिवन है क्वेश्चन में, है ना, T1/T2 कितना गिवन है 4/1, है ना, R का कैलकुलेशन मैंने इधर से कर लिया, तो T1/T2 की जगह 4/1 डाल दो और ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को ये चीज़? तो मैं फाइनल आंसर तक नहीं कर रहा हूँ, इसका आगे कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करना है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया, तुम देखो मैंने यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला कोई यूज़, क्योंकि कोनिकल पेंडुलम नहीं है ना, कोनिकल पेंडुलम ऐसा होता है ना, सिर्फ एक स्ट्रिंग होना चाहिए और ये ऐसा गोल गोल इस लाइन के अबाउट घूमना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तुम्हें ये ओमेगा की वैल्यू जैसा तुमने कोनिकल पेंडुलम में ओमेगा डेराइव किया था ना, ऐसे इक्वेशन लिख कर दोनों, एक रेडियल में और एक वर्टिकल में, वैसे यहाँ पर भी किया मैंने, एक रेडियल में इक्वेशन लिखा, एक वर्टिकल में लिखा, और यहाँ से ओमेगा का अपना आंसर निकाल लो T1/T2। मतलब ये क्वेश्चन जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए हमने किया, बट ये सर्कुलर मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, और तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो तुम्हें एक प्रीवियस ईयर जेई में एग्जैक्टली ऐसे ही डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना, बोलो यहाँ से कर लो, 4 + 1 5, 4 - 1 3, तो 5/3 हो जाएगा, बाकी सब करके इधर से ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? मैं फाइनल आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, तुम्हें निकालना है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फाइंड मैक्सिमम स्पीड अ कार कैन अटेन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r। ऐसा कुछ हमने पढ़ा पहले ना, हमने कब पढ़ा, हमने वो पढ़ा था कि जब एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है और इसके ऊपर अगर एक कार चल रहा है ना, अगर इसके ऊपर एक कार चल रहा है ना, इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे, तो इस पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, याद करो, हमने ये पढ़ा था कि इस पे सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन, जो इसके टायर्स पे लग रहा है ना, और नीचे की तरफ mg एक्ट करता है और ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्ट करता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर फार्मूला पढ़ा था, क्या हमने ये फार्मूला पढ़ा था, सॉरी फार्मूला नहीं पढ़ा था हमने इक्वेशन बनाए थे ना, रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन बनाया था हमने। ठीक है, तो अभी ये क्या पूछ रहा है कि मान लो ये हॉरिजॉन्टल रोड है और इस पे कार ऐसा टर्न ले रहा है, तो कितनी मैक्सिमम स्पीड से वो टर्न ले सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सर्कुलर रोड है तुम बिल्कुल एकदम 120 की स्पीड में चले जाओगे, नहीं, क्या होगा उसमें, तुम सर्कुलर मोशन से बाहर निकल जाओगे, है ना, तुम उस सर्कल रोड को छोड़ करके कहीं और ही पहुंच जाओगे। समझ आया? और इसका इंपॉर्टेंस एक्चुअल में तब समझ आता है जब तुम पहाड़ों में ट्रैवल करते हो, है ना। अगर तुमने एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ाई ना, पहाड़ पे रोड ऐसा कर्व आता है ना, तो अगर तुमने इससे स्पीड ज़्यादा बढ़ाई, एक स्पीड लिमिट होता है ना, वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा होता है कि आपको इतनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है। वो स्पीड लिमिट ऐसे अपने मन से नहीं लिखा होता, उनके पीछे यही कैलकुलेशंस होते हैं जो अभी हम करने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि अगर तुमने स्पीड ज़्यादा बढ़ाई तो क्या होगा, तो तुम सर्कुलर मोशन नहीं कर पाओगे, है ना। सर्कुलर मोशन क्यों नहीं कर पाओगे, आओ उसको समझते हैं। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं इसका रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाऊँ, है ना, तो क्या इक्वेशन बनेगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r, वेयर r क्या है, इस सर्कुलर रोड, अगर ये रोड तुम्हारा सर्कल होता पूरा, तो इसका जो भी रेडियस होता, अगर ये सेंटर है तो ये r है। क्लियर सभी को? और वर्टिकल में क्या होता, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनता n = mg। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो इक्वेशन है, इतना फ्रिक्शन तुम्हें चाहिए, क्या ये वैल्यू है ना, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है तुम्हारे स्पीड के साथ साथ चेंज करेगी? बिल्कुल करेगी। जैसे जैसे तुम अपनी कार की स्पीड बढ़ाओगे तो जितना भी फ्रिक्शन तुम्हें चाहिए, है ना, जितना भी फ्रिक्शन तुम्हें चाहिए वो बढ़ता जाएगा। तो जो चाहिए फ्रिक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। अब लेकिन वो जो चाहिए वाला फ्रिक्शन है वो FR max से कम होना चाहिए ना। समझ आई बात? तो ये है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो अब इसका कैलकुलेशन ये है कि जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है ना, वो mv²/r के बराबर है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि मैं कितनी स्पीड से अपनी कार को चला रहा हूँ। क्लियर? वो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड पे डिपेंड करेगा। तो मैं कार चला रहा हूँ, अगर मेरी कार का मास मान लो 1000 kg है और मेरी स्पीड लेटस से अभी 40 km/h है और रेडियस ऑफ द टर्न लेटस से 10 मीटर्स है, तो मैं सब ये वैल्यू जब डालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे रोड से कितना फ्रिक्शन चाहिए ताकि मैं एक सेफ टर्न ले पाऊँ। समझ आया सभी को? तो वो फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वाला फ्रिक्शन है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मैं अपना स्पीड बढ़ाता जाऊंगा।
रोड तो बना हुआ है तो उसका रेडियस कांस्टेंट ही होगा, कार का मास भी कांस्टेंट होगा, है ना। बट ये वी स्क्वायर के साथ क्या होगा, ये बढ़ सकता है अगर तुमने स्पीड बढ़ाई तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो बढ़ता रहता है, लेकिन जो फ्रिक्शन चाहिए वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जितने तुम्हारे पास बैंक में पैसे हैं। क्लियर सभी को? जो फ्रिक्शन चाहिए वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जितने मेरे पास बैंक में पैसे हैं, है ना। FR मैक्स से लेस देन होना चाहिए, नहीं अगर नहीं होगा तो क्या होगा वो तुम खुद समझना, है ना। अब देखो, तो mv स्क्वायर बाई आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, FR मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, और इस पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू mg है, मतलब mv स्क्वायर बाई आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हें v का एक फॉर्मूला बनेगा, क्या, v लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर। याद करो वो जो रोटर था, मौत का कुआं है ना, वेल ऑफ डेथ, उसमें भी फॉर्मूला यही बना था, वेल ऑफ डेथ वाले केस में, है ना। यहाँ भी फॉर्मूला यही बना है। क्लियर? आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सर्कल, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स ऑफ द कार, ये ब्रैकेट में तुम लिखोगे। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रोड और कार के टायर के बीच में, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर तुमने स्पीड इतने से कम रखी तो सही है, तुम सही टर्न ले लोगे। अगर तुमने स्पीड इतने से इससे ज़्यादा की तो ये इक्वेशन के साथ बहुत बुरा कांड हो जाएगा। जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगा, तो अब तुम सर्कुलर मोशन नहीं कर पाओगे ना। ये वो फ्रिक्शन है जो तुम्हें चाहिए ताकि तुम सर्कुलर मोशन कर पाओ। समझ आई बात? बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बात बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है बट भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो फ्रिक्शन है जो मुझे चाहिए ताकि मैं सर्कुलर मोशन कर पाऊँ। क्लियर है ना? फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर है। यदि चाहिए वाला फ्रिक्शन FR मैक्स से ज़्यादा हो गया तो मैं सर्कुलर मोशन नहीं कर पाऊंगा। समझ आया सभी को? क्योंकि वो फ्रिक्शन ही है जो मुझे सर्कुलर मोशन करा रहा है ना। एक ही तो फोर्स है यहाँ जो रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन ही है वो सिर्फ। तो अगर ये जो चाहिए मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया तो मैं सर्कुलर मोशन नहीं कर पाऊंगा और मैं रोड को छोड़ के बाहर निकल जाऊंगा, है ना। तुम देखते होगे कई बार रोड, अगर तुम फास्ट स्पीड पे टर्न लोगे तो तुम वो टर्न नहीं ले पाओगे ना, तुम ऐसे रोड से बाहर को निकल जाओगे। क्लियर है सभी को ये चीज़? और ऐसा इसलिए मैंने बोला कि पहाड़ों में, है ना, पहाड़ों में इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर तुम रोड छोड़ के निकले बाहर, है ना, तो तुम रोड क्या, तुम सब कुछ छोड़ के निकल जाओगे फिर। ठीक है, तो इसीलिए वो स्पीड लिमिट्स लिखी होती है। तो ऐसा तब है कब, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर में तुम्हारे कार की मैक्सिमम स्पीड √μgr होनी चाहिए। उससे कम है तो चलेगा, उससे ज़्यादा है तो पता नहीं क्या क्या चलेगा, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन किसमें, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, रोड पूरा फ्लैट है ना। तो ये उस केस का है, देखो जो हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना। ये वही तुम्हारा सर्कुलर रोड है जिस पे ये घूम रहा है। और तो तुम देखो यहाँ पे इसने ये पूरा कैलकुलेशन भी है, जस्ट हम लोग इसको प्ले करते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। तो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है और फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू mg है ना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू इसने ली है कि वो म्यू mg है ना। और ये रेडियस है सेंटर से, रोड के सेंटर से, रोड के सेंटर नहीं, सर्कल के सेंटर से यहाँ तक। समझ आई बात सभी को? तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाई आर। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक अपने को अब देखो ध्यान से ना, नेक्स्ट क्या होगा। अब ये तो तुमने ड्राइव प्रूव कर लिया ना कि v लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू आर जी। जैसे मैंने तुमको बताया तुम वैसे ही करना। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है उसको मत ध्यान देना। जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना, है ना। ये बस हम जस्ट वीडियो को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अब क्या होगा ध्यान से देखो, है ना। जब ये कार ऐसे चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर हम स्पीड को ज़्यादा बढ़ाते हैं, है ना, अभी देखो ये तो मस्त सर्कुलर टर्न ले रहा है ना, बट अगर हम स्पीड को ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर v देखो ग्रेटर देन म्यू आर जी हुआ तो देखो क्या होता है। देख रहे हो कार के साथ क्या हुआ, है ना। फिर से मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ इस वीडियो को। ठीक है, v ग्रेटर देन म्यू आर जी, तो देखो कार जो है वो सर्कुलर मोशन छोड़ के बाहर जा रहा है। अब सेकेंड पार्ट पे आ गए हम लोग, है ना। कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा स्पीड चाहिए टर्न के लिए, या फिर रोड थोड़ा में फ्रिक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, तो टर्न करने के लिए एक चीज़ की जाती है रोड पे जिसको हम बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं।
समझ आया? तो अभी जो हम पढ़ रहे थे इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि रोड अगर पूरा हॉरिजॉन्टल है, पूरा फ्लैट है ना, रोड पूरा फ्लैट है अगर, है ना, वो कहीं पर भी थोड़ा टिल्ट नहीं है, पूरा फ्लैट है, तो कितनी स्पीड चाहिए? √μ/g। अब बात क्या हो रही है कि लेट अस से बारिश हो रही है, तो बारिश होने में क्या होता है? फ्रिक्शन कम जाता है रोड के बीच का। तो अगर तुम टर्न लेने की कोशिश करो, देखो कार के साथ क्या हुआ, है ना, ऐसे ही होता है ना, कार स्किड कर जाता है। क्लियर? क्यों कार स्किड किया? क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं था कि वो सर्कुलर मोशन कर पाए। सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक फ्लैट रोड पे एक ही फोर्स है, वो है फ्रिक्शन। बारिश हो गई तो काम तमाम हो जाएगा, है ना, तुम्हारे पास सफिशिएंट फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं कि तुम सर्कुलर मोशन में टर्न ले पाओ, है ना। यहाँ पे तो आसपास मैदान है बहुत अच्छा, वो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हें पता नहीं क्लियरली विजिबल है या नहीं, यहाँ पे ये 25 माइल्स/आवर लिखा हुआ है। क्लियर? तो उससे अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो ये गिर जाएगा। बट अगर बारिश भी हुई तो क्या होगा? म्यू कम हो जाएगा ना, वो फिसलन आ जाएगी, तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं मिलेगा हमें। क्लियर है ना? वो सरफेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, म्यू कम हो जाएगा। तो भी देखो ये कार क्या किया, इसलिए तुमने यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार फिर से हम इस चीज़ को प्ले करते हैं। तुम देखो ये कार स्किड कर गया है ना, ठीक है, ये देखो ऐसे स्किड कर गया क्योंकि बारिश हो रही है। इवन दो उसने अपना स्पीड कम रखा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? म्यू की वैल्यू कम हो गई बारिश के कारण। ठीक है, तो अगर म्यू की वैल्यू कम हो गई, है ना, अगर म्यू की वैल्यू कम हुई तो इसको हम प्ले कर देते हैं। म्यू की वैल्यू अगर कम हुई तो क्या होता है? जो फ्रिक्शन तुम्हें चाहिए उतना फ्रिक्शन तुम्हें मिल नहीं पा रहा, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है दैट इज mv²/r, लेकिन जो FR मैक्स है अब वो कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि म्यू की वैल्यू कम हो गई है बारिश होने के कारण, इसीलिए ये गाड़ी स्किड करती है। समझ आया सभी को? तो इसलिए अगर रोड पे फिसलन है तो गाड़ी तुम्हारा स्किड कर जाता है। क्यों? क्योंकि FR मैक्स कम हो गया, बैंक में पैसे कम हो गए, खर्च तुम ज़्यादा करना चाह रहे हो। समझ आया? तो उस केस से बचने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखो, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तुम देखो, ये देखो रोड कैसा हो रहा है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये इसने क्या किया, रोड को एक साइड से ऐसे उठा दिया ना, रोड ऐसा हो गया। क्लियर? और ये चीज़ सबने देखा होगा, हाईवेज़ पे ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर टर्न ले रहा है रोड, तो वहाँ पे रोड एक साइड से थोड़ा उठा रहता है। हाईवे पे ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हाईवे पे गाड़ियाँ ज़्यादा स्पीड में आती हैं, तो अगर बाई चांस हाईवे में अगर रोड तुम पूरा फ्लैट रख दोगे ना, तो म्यू अचानक से कम हो जाएगा, तो बारिश के कारण तो कार स्लिप कर जाएगी। तो मोस्टली तुम देखना हाईवे पे एक साइड से रोड को क्या किया रहता है, उठाया हुआ रहता है। उसी चीज़ को बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं ना, बैंकिंग। वो पूरा मैं तुम्हें फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा, पूरा नोट्स लिखा के, पहले सिर्फ भावनाओं को समझो। तो ये रोड इसने एक साइड से ऐसा उठा दिया, समझ आया? तो इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है तुम देखो, है ना, अभी तुम्हें दिखाई देगा कि सर इससे क्या फ़ायदा होगा। बारिश तो अभी भी होगी तो म्यू अभी भी कम हो सकता है, तो तुम बोलोगे सर अभी भी म्यू कम होगा तो फिर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। तुम मुझे बताओ, जब रोड हॉरिजॉन्टल था तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन। लेकिन रोड की बैंकिंग कर देने पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने कोई और भी आ जाता है। देखो अभी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, अब ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये अगर मैं उस रोड को सामने से देखूं तो तुम ध्यान से देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह दिख रहा है ना, ये जो पूरा शेप है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरे एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह है ना। और उसने क्या किया, उसने यहाँ नीचे में, यहाँ नीचे वाला पार्ट शायद तुम नहीं देख पा रहे होगे, है ना, बट ये पूरा ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है। और मान लो, है ना, मैं यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का अलग से एक लाइन यहाँ बना देता हूँ। लेट अस से ये तुम्हारा एक पूरा इंक्लाइंड प्लेन की तरह है, जिसका कि एंगल थीटा है। क्लियर? जिसका एंगल कितना है? थीटा। क्लियर? अब मैं इस कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। याद रखना, कार इंक्लाइन प्लेन पे मूव नहीं कर रहा है, कार ऐसे मूव कर रहा है, मतलब अभी भी ये हॉरिजॉन्टल ही सर्कल करेगा, बट रोड थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है। समझ आई बात? कार ऐसे मूव, जैसे इंक्लाइन प्लेन में बना देते तो ब्लॉक ऐसे ऊपर से नीचे आता था ना, इसमें कार ऐसे ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, कार ऐसे घूम रहा है। समझ आई बात? कार एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, बट हम सामने से देखेंगे तो हमें ऐसा इंक्लाइन प्लेन की तरह दिखाई देगा। क्लियर? अब तुम देखो ध्यान से, ये v इसका स्पीड है ना, और कार का मास m है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, क्या क्या फोर्सेस बनेंगे देखो, है ना। पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर इस वीडियो में फोर्स बनाए हुए हैं वो तुम देखना। इसका mg होगा नीचे, और नॉर्मल ऐसा एक्ट करेगा। अब मुझे तुम बताओ, कार जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल कर रहा है ना, तो अगर नॉर्मल ऐसे एक्ट करने लगा तो अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ जाएगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब
इस तरफ सर्कल का सेंटर है ना, ये सर्कल ऐसे घूम रहा है कार, है ना, ये देखो ये सर्कल है और इस तरफ सेंटर है। तो अब इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने कौन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। समझ आई बात, जो कि फ्लैट रोड में पॉसिबल नहीं था, है ना। जब रोड फ्लैट था, है ना, जब रोड फ्लैट था तब नॉर्मल रिएक्शन कैसा लग रहा था, ठीक है। देखो जिस वक्त रोड फ्लैट था तो नॉर्मल रिएक्शन पूरा वर्टिकल था, है ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आ पाया। लेकिन है ना, जब हमने रोड, ठीक है, जब हमने रोड ऐसा थोड़ा सा बैंक कर दिया, इसको रोड को बैंक करना बोलते हैं, इंक्लाइन करना मतलब बैंक, इसीलिए बैंकिंग ऑफ रोड्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जो नॉर्मल बना वो ऐसा बना, अब उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। इसीलिए अब हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है सिर्फ, है ना, हमें नॉर्मल रिएक्शन हेल्प कर रहा है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर तुम कितना भी मन उतना स्पीड ले आओ, है ना, इसका मतलब ये नहीं है। एफबीडी में बनाऊंगा और इसमें भी हम एक वी मैक्सिमम का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि कितना मैक्सिमम स्पीड हो सकता है जिस पे कार चल सकता है, ठीक है। तो देखो ये एफबीडी ड्रॉ हो रहा है इसका, ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। लेट अस से, अच्छा वो एंगल थीटा कैसे हुआ, वो भी तुम्हें माइंड में डाउट आ सकता है, ये वाला एंगल थीटा कैसे हुआ। तो ये पर्टिकुलर एंगल थीटा है, क्लियर। अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे, है ना, तो अगर तुम इसमें कंपोनेंट्स डिवाइड करो, ठीक है, तुम देखो ध्यान से, मैं इधर बनाता हूँ इस चीज़ को, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। लेट अस से ये एंगल थीटा है ना, इंक्लाइंड प्लेन, ये लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये एंगल थीटा है। इस पार्ट को इरेज करते हैं, ठीक है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। फिर से बनाता हूँ मैं, लेट अस से दिस इज़ माय इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और ये एंगल थीटा है और हमारा कार कहाँ पर है, कार यहाँ पर है, क्लियर। तो इसका एफबीडी, मैं ऐसे पॉइंट बना रहा हूँ ताकि तुम उस एफबीडी को समझ पाओ। इधर नीचे की तरफ एमजी एक्ट कर रहा है, इधर नॉर्मल एक्ट कर रहा है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ लाऊँ तो ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, क्लियर सभी को, ये 90 माइनस थीटा होगा। और अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल में लाइन बनाऊँ तो ये थीटा हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फिर से थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए वर्टिकल से एंगल नॉर्मल का कितना आया, थीटा आया। समझ आया सभी को। तो वर्टिकल से नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब कंप्लीट करते हैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम को, ठीक है। नॉर्मल का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आया एन साइन थीटा, जो किस तरफ है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है ना। ये रोड ऐसा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब कौन प्रोवाइड करेगा, एन साइन थीटा प्रोवाइड करेगा। क्लियर सभी को है ना, सर्कल ऐसा घूम रहा है वो, क्लियर। और एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा, जिसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, एम जी। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो है ना, कि अभी भी ये दोनों वर्टिकल में, ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा कार है ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि अभी भी इसका जो सर्कुलर मोशन है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है ना। सर्कुलर मोशन अभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, इसलिए वर्टिकल में अभी भी इक्विलिब्रियम होगा। तुमने सिर्फ रोड को थोड़ा ऐसा तिरछा कर दिया, बट सर्कल तो ये हॉरिजॉन्टली करेगा ना, ये पूरा ऐसा रोड होगा ना, इस तरीके से। क्लियर सभी को। तो सर्कल अभी भी हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए वर्टिकल में ये कार कैसा रहने वाला है, इक्विलिब्रियम में। तो ये इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशंस बनाएंगे तो तुम देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एन साइन थीटा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी हमने लिखा है उसे इरेज करते हैं। आओ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा किसके इक्वल है, एम जी के। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँ, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा को, तो एन एन कैंसिल होकर टैन थीटा इज इक्वल टू एम एम कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। क्लियर। तो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ गया। इसका मतलब जो वी आया तुम्हारा, है ना, वी आया दैट इज इक्वल टू आया अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, या फिर जी आर टैन थीटा, जो भी तुम बोलो। इतना तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड हो सकता है। इससे ज़्यादा करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इससे कम करोगे तो भी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ हो सकती है क्या, पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को। कम करने में भी प्रॉब्लम है क्या, बट ये जो वैल्यू है तुम्हारी, है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये वो एंगल है जिसके लिए सर्कुलर मोशन हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टैन थीटा। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम लोग
इसको जस्ट आगे पहले देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या है। ये v की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे ये लोग v की वैल्यू प्रूव करेंगे आर जी टेन थीटा, तो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा ना, वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर। तो ये अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ये क्या करेगा, ये अपना सर्कुलर मोशन अब कंप्लीट करेगा। ठीक है, और अब ये इजीली सर्कुलर मोशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया ना, या फिर थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। क्लियर सभी को ये चीज़? तो तुम देखो, इसको क्या बोला जाता है, रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड बोला जाता है। क्लियर। रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड अंडर रूट जी आर टेन थीटा। ठीक है, रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड, ये सारे टर्म हम लिखेंगे अभी जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो, है ना। मैं एफबीडी बना के सब कुछ ये फिर से तुम्हें बताऊंगा। तो ये अंडर रूट जी आर टेन थीटा रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड है। और क्या ये मास पे डिपेंड करता है ये स्पीड? नहीं, ये स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे ये छोटा सा कार हो या फिर ये बड़ा सा ट्रक हो, दोनों के लिए रेटेड स्पीड सेम होता है ना। तुम देखोगे, तुम हाईवेज़ पे जाते हो, स्पीड लिमिट लिखा है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारे मन में आ सकता है कि अरे यार मेरी छोटी सी गाड़ी है और वो इतना बड़ा सा ट्रक है, तो उसके लिए स्पीड लिमिट सेम क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारा है ना, स्पीड लिमिट तो एक ही लिखा होता है, वहाँ थोड़ी लिखा होता है कि ट्रक का स्पीड लिमिट इतना है, कार का स्पीड लिमिट इतना है ना। स्पीड लिमिट एक ही लिखा होता है, तो क्या होता है, अंडर रूट जी आर टेन थीटा होता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। ट्रक का भी स्पीड लिमिट वही होता है और कार का भी स्पीड लिमिट वही होता है। रोड थोड़ा सा ऐसे साइड से उठा हुआ रहता है। क्लियर सभी को? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स का। ठीक है, तो हम लोग अपनी ये कहानी कंप्लीट करते हैं विथ फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स विदाउट फ्रिक्शन, है ना। अभी जो मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया है ना, उसमें तुम्हारा क्या था स्टेटस, इस तरीके से रोड तुम्हारा बैंक्ड था, है ना, इस तरीके से, और ये एंगल कितना था, थीटा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कार है ना, दिस इज कार। मैं कार को एक पॉइंट मास की तरह बना रहा हूँ और इसका एफबीडी हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर। इस कार का मास m है, तो नीचे की तरफ mg और इस तरफ ऐसे नॉर्मल, है ना। तो अब हमें अगर कंपोनेंट डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल में कंपोनेंट डिवाइड करेंगे और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि कार जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट है ना, ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट आ गया था n cos थीटा और इस तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट आ गया था n sin थीटा, और कोई भी फोर्स नहीं है। क्लियर। हमने विदाउट फ्रिक्शन लिया है, ध्यान रखना है ना। और रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड का कैलकुलेशन चल रहा है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारा बोलो, और तो कोई फोर्स है नहीं, तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg, है ना। और n sin थीटा किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर बाई r। मान लेते हैं ये कार v स्पीड से चल रहा है जैसे वो चल रहा था, और n cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg। दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, v स्क्वायर बाई आर जी, या फिर v किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट जी आर टैन थीटा या आर जी टैन थीटा, जो भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर। इस फॉर्मूले से तुम बैंकिंग एंगल भी निकाल सकते हो या फिर रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड भी निकाल सकते हो। अगर थीटा गिवन है तो v पूछा जाएगा, तो वो रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड हो जाएगा, या फिर v दिया होगा और तुमसे थीटा पूछा जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में कई बार ऐसा टर्म होता है ना, क्या, कि रोड इज बैंक्ड, है ना। इसमें इसको तुम्हें एग्जाम्पल की तरह दिखाता हूँ। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह लिख लो। अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस, let us say 10 meters, is banked for 36 किलोमीटर पर आवर सेफ स्पीड, है ना। इसको तुम सेफ स्पीड भी बोल सकते हो, है ना। रेटेड स्पीड और बैलेंसिंग स्पीड और सेफ स्पीड। कई बार ये सेफ स्पीड वर्ड नहीं भी यूज़ कर सकता है, सिर्फ इतना ही बोलेगा, रेटेड इज बैंक्ड फॉर 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना, फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग या फिर बैंकिंग एंगल।
मतलब ये तुमसे थीटा पूछ रहा है, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देनी है ना। आर गिवन है, वी गिवन है, थीटा निकाल लो। क्लियर। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी करेंगे अगर हम, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा ना। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बोलो 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, और r इंटू जी। तो तुम ध्यान से देखो ये 100/100 आ गया 1, तो tan थीटा 1 आ गया, मतलब थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब बैंकिंग एंगल 45 डिग्री। रोड को 45 डिग्री पे बैंक किया गया है। क्लियर सभी को। मोस्टली इतना ज़्यादा एंगल नहीं होता है, बट हमारे कैलकुलेशन में ऐसा वैल्यू आया है ना। तो ये 45 डिग्री पे बैंकिंग किया गया है, ठीक है, रोड का। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्यों कराया, मैं तुम्हें इस लाइन का मीनिंग समझाना चाहता था। अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बैंक्ड फॉर 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसने तुम्हें डेटा दे दिया थीटा निकालने के लिए। सिंपल सी बात, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ऐसी लाइन हो, इसका मतलब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। मतलब रोड का बैंकिंग इतने स्पीड के लिए किया गया, तो बस ये फॉर्मूले का यूज़ करना है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये बैंकिंग का मतलब समझ आ गया है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मैंने स्पीड इससे बढ़ाई तो क्या होगा, है ना। अगर मैंने स्पीड इससे बढ़ाई तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इससे स्पीड बढ़ाओगे तो तुम रोड से बाहर जाने लगोगे ना, है ना। अगर कार ऐसे करके चल रहा है तो तुम स्पीड बढ़ाओगे तो रोड से बाहर की तरफ निकल जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ हमारा एफबीटी बना था, ठीक है, अगर मैं स्पीड इससे बढ़ाऊँगा, है ना, लेटस से, तो क्या होगा, मैं रोड से बाहर की तरफ चला जाऊँगा। मतलब मैं इस इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ स्लिप करने लगूंगा। अगर मैं इसको एक इंक्लाइन प्लेन की तरह देखूं, तो अगर मैंने स्पीड बढ़ाया तो अभी जब देखो गाड़ी जब तेज़ स्पीड से जाती है तो हम रोड से बाहर की तरफ जाते हैं ना, अंदर थोड़ी जाते। तुम एक ऐसा टर्न ले रहे हो और बहुत स्पीड करोगे तो क्या होगा, तुम ऐसे टर्न पे नहीं आके, है ना, मान लो ऐसा तुम्हारा रोड है, ठीक है, ये तुम्हारा रोड है ना, तुम ऐसे आ रहे हो चल के, क्लियर, इस डायरेक्शन में तुम चल के आ रहे हो ना, तुम्हारा मैं ब्लू से करता हूँ, तो अगर तुमने स्पीड बढ़ाई तो तुम ऐसे रोड से बाहर निकल जाओगे, क्लियर, इवन दो रोड ऐसा होगा, है ना। ऐसे करके हम रोड से उस तरफ बाहर की तरफ निकल जाते हैं, मतलब ये कार ऐसे ऊपर की तरफ स्लिप करेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ कुछ ना कुछ तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ही, है ना, कुछ ना कुछ तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ही। तो अगर कार बाहर की तरफ स्लिप होने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, नीचे की तरफ लग के उसे रोकेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं √GR tan थीटा के एग्जैक्ट स्पीड से आ रहा हूँ तो मैं कहीं भी स्लिप होने की कोशिश नहीं करूँगा और फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो तभी लगता है ना जब ज़रूरत होती है, क्लियर। तो अगर मैं एग्जैक्टली बैंकिंग एंगल वाले स्पीड से आ रहा हूँ, मतलब ये रोड जो है, मान लो ये थीटा एंगल पे है और ये किसी पर्टिकुलर v स्पीड के लिए बैलेंस किया गया और मैं v स्पीड से ही आ रहा हूँ, तो उसमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे जो भी तुमने डेरिवेशन किया, है ना, सॉरी, यहाँ पे जो भी तुमने डेरिवेशन किया उसमें ऊपर क्या लिखा था, विदाउट फ्रिक्शन। मतलब अगर तुम इतनी स्पीड से जा रहे हो तो तुम्हें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए। इस बात को यहाँ पे नोट करो, है ना, इस नोट्स के साथ, क्या कि अगर हम v इक्वल टू √GR tan थीटा से ट्रैवल करते हैं तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए। समझ आया, है ना। बिना फ्रिक्शन के भी हम कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त हम सेफ स्पीड से जा रहे हैं और हमारा पूरा एफबीडी पूरा बैलेंस्ड है। जितना सर्कुलर मोशन के लिए हमें स्पीड चाहिए वो हमने बना रखी है। फ्रिक्शन की ज़रूरत तो तब पड़ेगी ना जब पैरेलल टू सरफेस कुछ अनबैलेंस होने लगेगा। कब, जब तुम स्पीड को इससे बढ़ाओगे तब। समझ आया। तो इस बात को यहाँ पे लिखो कि अगर हम √GR tan थीटा से जा रहे हैं तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर सभी को, इसीलिए यहाँ पे विदाउट फ्रिक्शन लिखा हुआ है। समझ आया। फिर क्या लिखोगे, अब विदाउट फ्रिक्शन में आओगे, बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, सॉरी विद फ्रिक्शन। अब तुम क्या लिखोगे, इफ़ v इज ग्रेटर देन √GR tan थीटा, है ना, इफ v इज ग्रेटर देन √GR tan थीटा देन कार विल ट्राई टू स्लिप आउट ऑफ द रोड। सो friction will start acting to prevent this। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो चाहेगा ना कि वो कार साथ साथ रहे रोड के, तो फ्रिक्शन वैसा ही लगेगा कि अगर वो देखेगा कि अच्छा ये कार स्लिप होकर के बाहर जाना चाह रहा है तो वो
अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगाना चालू कर देगा। समझ आया? इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आएगा वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा। नीचे क्यों है? तुम बोलोगे सर अंदर तो मतलब ऐसा ना चाहिए। नहीं, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस से पैरेलल होता है, और याद रखो यहाँ रोड का सरफेस ऐसा है। समझ आई बात सभी को? तो इसीलिए फ्रिक्शन इधर नीचे की तरफ लगना चालू हो जाएगा। समझ आई बात? तो अब इसका FBD कैसा बनेगा? अगर V ग्रेटर देन √GR tan थीटा है तो FBD कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, है ना। ये हमारा रोड था जिसका कि बैंकिंग एंगल थीटा था, है ना, और तुम्हारा कार यहाँ पर है, ठीक है। कार के हम फोर्सेस FBD बना रहे हैं। mg तो था ही, नॉर्मल भी था ही, बट क्योंकि V ग्रेटर देन GR tan थीटा है इसीलिए इस दिशा में एक फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। फ्रिक्शन इधर क्यों एक्ट किया? आई थिंक सभी को क्लियर है। क्यों? स्पीड बढ़ाऊंगा तो मैं रोड से बाहर स्लिप करूंगा, इसलिए फ्रिक्शन ऐसे नीचे की तरफ, ताकि मैं उस स्लिपिंग को बचा सकूं। अब बात ये उठती है कि अगर मैं स्पीड को √GR tan थीटा से बढ़ाऊंगा तो मैं कहाँ तक उस स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले जा सकता हूँ? तो मैं तभी तक स्पीड को बढ़ा सकता हूँ जब तक ये जो फ्रिक्शन है ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाए। इसका मतलब अगर मुझे इसमें Vmax कैलकुलेट करना है ना, फॉर Vmax, तो मुझे इस फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या लेना पड़ेगा? मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, तभी मैं मैक्सिमम V निकाल सकता हूँ। मतलब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू अगर Vmax इससे ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा? उतना फ्रिक्शन होगा ही नहीं हमारे पास, फिर हम रोड के बाहर चले जाएंगे। समझ आया सभी को ये चीज़? तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? हम वही काम कर रहे हैं। हमने ये अज्यूम कर लिया कि Vmax के केस में फ्रिक्शन क्या एक्ट करेगा? मैक्सिमम एक्ट करेगा, है ना, क्योंकि मैं V वहीं तक बढ़ा सकता हूँ जहाँ तक ये मुझे फ्रिक्शन हेल्प करे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी उससे ज़्यादा मैं V को और नहीं बढ़ा पाऊँगा, है ना। तो वही V की जो वैल्यू आएगी वो V की मैक्सिमम वैल्यू आएगी टू मेक अ सेफ टर्न, ताकि मैं रोड के बाहर ना जाऊँ। क्लियर? और अब उस V का फॉर्मूला अपने को डराइव करना है। समझ आई बात? तो मैं यहाँ से FRmax की वैल्यू को हटा करके, है ना, फॉर Vmax क्या होगा? जब Vmax चाहिए मुझे तो मुझे FRB क्या चाहिए? मैक्सिमम ही चाहिए, है ना, FRB मैक्सिमम ही चाहिए। तो FRmax की वैल्यू क्या होगी? μ/n। तो मैं उसको μ/n यहाँ पे लिख लूँगा, है ना। तो हम क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। बोलो अभी भी कार कैसा मोशन कर रहा है? कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, इसीलिए मुझे जो फोर्सेस डिवाइड करने होंगे वो अभी भी वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में ही करने होंगे। समझ आया सभी को? तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 - थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर सबको? अब मैं फोर्सेस डिवाइड करूँगा इसमें। दिस इज़ माई नॉर्मल। तो बोलो किसका किसका फोर्स मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? mg तो वर्टिकल में नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन का करना पड़ेगा, ठीक है। तो और डिवाइड करते हैं नॉर्मल और फ्रिक्शन को। बोलो नॉर्मल इधर थीटा आया तो ये 90 - थीटा आएगा, तो फिर से ये थीटा हो जाएगा ना। तो उतना ड्रॉ नहीं करके तुम समझ रहे हो, अब ये 90 - थीटा, ये थीटा, तो इस तरफ कितना आएगा? n cos थीटा, और इस तरफ कितना आएगा? n sin थीटा। ये नॉर्मल का कंपोनेंट। अब फ्रिक्शन का कंपोनेंट बोलो FRmax कितना होता है? FRmax होता है μ/n। तो मैं FRmax का जो x कंपोनेंट आएगा वो μn cos थीटा आएगा, तो मैं इधर और ऐड कर दूंगा μn cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? ये थीटा है 90 - थीटा, तो नीचे क्या आएगा? mg प्लस μn sin थीटा। क्लियर? अब तुम ध्यान से देखो, अब जो सेंटर की तरफ फोर्स है ना, ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा था ना, तो रेडियल एक्सेलरेशन अब इस दिशा में है। वो प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ नॉर्मल नहीं है, फ्रिक्शन भी है ना, फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट है। तो इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल का एक कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, दोनों मिलके इसे सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अब ये V पिछली बार से ज़्यादा कर पाएगा। समझ आया? पिछली बार √GR tan थीटा था, बट जैसे ही फ्रिक्शन हेल्प करना चालू करेगा तो V और बढ़ जाएगा, है ना। वो कितना होगा और प्रूव करते हैं, देखो ध्यान से, है ना। इसी FBD के साथ हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो मुझे बताओ, यदि मैंने रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखा, है ना, रेडियल, तो रेडियल में दो फोर्स हैं, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, n sin थीटा प्लस μn cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू mv²/r। r क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल जिसमें कार घूम रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस μn sin थीटा। तो मैं उसको एक स्टेप सॉल्व करके लिख रहा हूँ,
मैं लिख रहा हूँ n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अब मुझे अगर v निकालना है तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो क्या होगा, ऊपर से नॉर्मल कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, नीचे से भी नॉर्मल कैंसिल, ये m और m भी कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ फिर से, है ना। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा वो डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये इक्वेशन बना। इससे मुझे v की वैल्यू निकालनी है ना। तो v की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से ना। इस इक्वेशन को जिस फॉर्मेट में तुम्हें याद रखना है ना, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं डिवाइड, है ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, बाई कॉस थीटा। मैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर LHS के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा। सबको कर सकते हैं ना सेम नंबर से डिवाइड। ऊपर भी 2 से डिवाइड करो, ये बात तुम समझ रहे हो ना। मान लो अगर ये 5/3 है तो मैं ऊपर भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और नीचे भी कर सकता हूँ, फिर से ये वैल्यू 5/3 आएगी ना, है ना, कोई डिफरेंट थोड़ी आएगी। क्लियर। तो मैं ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। यही मैंने पहले भी किया था और अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये सिंपल बेसिक सा मैथ्स का पॉइंट है। बोलो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा। म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ म्यू, डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस फिर म्यू टैन थीटा। बोलो यही आएगा ना, साइन बाई कॉस ये म्यू टैन थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो अब यहाँ से देखो वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, वी स्क्वायर का फॉर्मूला बना जी आर इंटू टैन थीटा माइनस, सॉरी टैन थीटा प्लस म्यू, है ना, यहाँ पे प्लस होगा, है ना, ये माइनस लिख दिया मैंने, प्लस, है ना, साइन बाई कॉस टैन प्लस म्यू इंटू टैन थीटा। तो टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा। क्लियर। और अगर तुम्हें v की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हटा दो इसे और इधर अंडर रूट लगा दो। फॉर्मूला थोड़ा लंबा है बट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर सभी को ये चीज़, फॉर्मूला थोड़ा लंबा है बट इम्पॉर्टेंट है ना। इस फॉर्मूले में तुम्हें अगर याद रखना है, कभी तुमने फॉर्मूला लिखा ना और तुम्हें लगे पता नहीं मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, तो तुम क्या करना, तुम म्यू की वैल्यू 0 डालना। म्यू की वैल्यू अगर तुम 0 डालोगे ना तो तुम देखना ये फॉर्मूला मिलेगा जो विदाउट फ्रिक्शन में था। समझ आई बात। इस फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू 0 डालो, देखो ये वैल्यू अंडर रूट जी आर टैन थीटा हो जाएगी। ऊपर ये म्यू 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ टैन थीटा बचेगा और ये सिर्फ 1 बचेगा डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि म्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट जी आर टैन थीटा बचेगा। मतलब हमने सब कुछ सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये पूरे पेज में तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ाता, मैं बार बार FBD बना करके तुम्हें समझाता हूँ। क्लियर सभी को ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना अपने को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आगे के चैप्टर्स हम नहीं पढ़ पाएंगे। समझ आई बात। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनता है, उसके रूल्स क्या है, वो सब तुमने NLM में सीखा है। अच्छे से उसको पकड़ो, कहीं भी FBD में थोड़ा भी डाउट माइंड में नहीं रखना है बेटा, थोड़ा भी डाउट नहीं रखना है। क्लियर। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा तो इक्वेशन नहीं बनेंगे, इक्वेशन नहीं बनेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर v ग्रेटर देन जी आर टैन थीटा है तो भी v मैक्स तुम यहीं तक ले सकते हो। दिस इज़ योर v मैक्स की वैल्यू। क्लियर सभी को, ये v मैक्स का वैल्यू हो गया, इससे ज़्यादा तुम स्पीड नहीं ले जा सकते, है ना। तो अगर म्यू की वैल्यू गिवन है ना, और थीटा की भी वैल्यू गिवन है, तो तुम यहाँ फॉर्मूला डालो, तुम्हें v मैक्स मिल जाएगा। समझ आई बात। तो ये एक केस हुआ तुम्हारा। एक यहाँ पे एक मिनिमम का भी केस होता है। अगर तुमने स्पीड बहुत कम कर दी ना, तो एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा केस देखने को मिलता नहीं है कि कोई बहुत स्पीड कम करे। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये कार अंदर की तरफ स्लिप कर जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये बैंकिंग एंगल बहुत ज़्यादा हुआ और तुम बिल्कुल धीरे 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 चलते हो आ रहे हो, तो हो सकता ना ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाओ। तो उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करने लगता है। समझ आया। एज अ रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता, बट हमें थ्योरी में ये केस पढ़ना है। समझ आया। क्या पढ़ना है तुम्हें, ये पढ़ना है सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस है ना, उसका ये फॉर्मूला आया। सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है, अगर v
लेस देन रूट जी आर टेन थीटा हो गया तो क्या होगा? तो बताओ ऊपर में तुमने क्या लिखा, ये सब कुछ तुम खुद से लिखोगे ना। तुमने क्या लिखा, देन कार विल ट्राई टू स्लिप आउट ऑफ द रोड। तो अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, द कार विल ट्राई टू स्लिप डाउन द रोड, है ना। द कार विल ट्राई टू स्लिप डाउन द रोड। अगर तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कि ऐसा कैसे होगा तो तुम ध्यान से सुनो, ये स्पीड किसके लिए चाहिए रूट जी आर टेन थीटा? सर्कुलर मोशन के लिए। तो अगर मैंने स्पीड चेंज की तो सर्कुलर मोशन से कुछ तो गड़बड़ होगा ना। बढ़ाऊंगा तो सर्कल के बाहर चला जाऊंगा, कम करूंगा तो सर्कल के अंदर आ जाऊंगा। तो ये वही वाला केस है, स्लिप डाउन द रोड, सर्कल के अंदर आ जाओगे। समझ आया? कार विल ट्राई टू स्लिप डाउन द रोड, है ना। सो फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग टू प्रिवेंट दिस। फिर से वही होगा, तो सो फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग टू प्रिवेंट दिस। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करेगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग टू प्रिवेंट दिस, है ना। तो फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग टू प्रिवेंट दिस। तो उस केस में तुम्हारा एफबीडी कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे मेरा कार है, मास m, नीचे की तरफ mg, इस तरफ नॉर्मल, और फ्रिक्शन अब एक्ट करने लगेगा इस तरफ। ठीक है, फोर्स के कंपोनेंट अपने को डिवाइड करने हैं अभी भी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो आओ कंपोनेंट डिवाइड करते हैं फटाफट। n का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, n cos थीटा, इधर आएगा n sin थीटा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट है ना, फ्रिक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे म्यू इंटू n। क्यों? क्योंकि मुझे v का मिनिमम वैल्यू निकालना है ना। ये एफबीडी क्यों बन रहा है, ये v मिनिमम बन रहा है। v मिनिमम मतलब इससे मैं कम जाऊंगा, बट कितना कम जा सकता हूँ, मैं कितने कम स्पीड से। v अंडर रूट v लेस देन रूट जी आर टेन थीटा होगा तो चलेगा, बट मैं अपने मन से कितना भी कम स्पीड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने गाड़ी रोक दी वहाँ जाके और अगर रोड पूरा ऐसा रहा तो मैं कार लेके फिसल जाऊंगा ना नीचे की तरफ। समझ आई बात? तो वही v मिनिमम की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कि कम से कम कितना स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, उससे कम करोगे तो नीचे फिसल जाओगे। क्लियर सभी को? तो ये म्यू इंटू एन। अब फ्रिक्शन बताओ, ये एंगल थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। तो फ्रिक्शन का इधर कंपोनेंट आएगा प्लस, बोलो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, तो इधर आएगा प्लस म्यू एन साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा म्यू एन कॉस थीटा। क्लियर? सेंटर की दिशा किधर है, ये बिल्कुल कभी नहीं बोलना, इधर सेंटर है तो ये रेडियल इधर होगा। तो अब मैं रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो एन साइन थीटा के आगे प्लस साइन होना चाहिए और म्यू एन कॉस थीटा के आगे माइनस। ठीक है, क्या तुम दोनों इक्वेशन लिख सकते हो और उसे डिवाइड करो और इस टाइप के फॉर्मूले तक पहुंचो? क्या फॉर्मूला आ रहा है तुम देखना, क्या होगा, ऊपर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा और नीचे जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्मूला आएगा, इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। करो रेडियल और टेंजेंट, रेडियल और वर्टिकल में इक्वेशन लिखो। रेडियल इक्वेशन क्या होगा वो भी तुम्हें आता है, ये दोनों फोर्स रेडियल में है ना, ऐसा सर्कल कर रहा है ना, याद रखना सर्कल अभी भी ऐसा है हॉरिजॉन्टल, है ना, सर्कल अभी भी हॉरिजॉन्टल है। तो एन साइन थीटा और म्यू एन कॉस थीटा रेडियल है और एन कॉस थीटा म्यू एन साइन थीटा और एम जी वर्टिकल है। तो तुम इक्वेशन लिखो और वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, कितना आ रहा है वी मैक्स का वैल्यू, स्क्रीन पॉज करके, सॉरी वी मिन का वैल्यू ना, मिनिमम ऑफ वी। चलो आ जाओ, अब सबने कर लिया होगा, मैं लिखता हूँ इक्वेशन। बोलो रेडियल में इक्वेशन क्या बनेगा, रेडियल में बनेगा एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और वर्टिकल में क्या बनेगा, है ना, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसके आगे प्लस, है ना, जो रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन में उसके आगे प्लस और ऑपोजिट वाले के आगे माइनस। तो मैंने वही फॉलो किया। वर्टिकल में क्या बनेगा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड मार दो, क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा n कॉमन होके चला जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। बोलो यही मिलेगा ना अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो n कॉमन होके कैंसिल हो गया, इससे भी और इससे भी, है ना, इधर भी n कॉमन इधर भी n कॉमन। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा कॉस थीटा से। बताओ क्या आएगा, tan थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, है ना, इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो tan थीटा
माइनस म्यू, ठीक है, देखो वही हुआ ना, मैंने बोला था ना, इधर प्लस म्यू है, देखो इधर माइनस म्यू बन गया, होल डिवाइडेबल हो, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कितना 1 प्लस साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, तो म्यू टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो मुझे बताओ वी का फॉर्मूला बन गया अपना, क्या फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट जी आर और ये पूरा टर्म टैन थीटा माइनस म्यू और 1 प्लस म्यू टैन थीटा, ये हो गया वी मिनिमम का वैल्यू। तो वी मैक्स वी मिन, तो अगर नीचे स्लिप नहीं करना है तो इतनी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, और अगर ऊपर स्लिप नहीं करना है तो इतनी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम। बस ये वी मैक्स वो वी मिन, बहुत आसान है याद रखना। एक तो मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताया, यहाँ पे भी देखो, अगर तुम म्यू की वैल्यू 0 डालोगे तो भी तो वैल्यू रूट जी आर टैन थीटा हो जाएगा। डालो यहाँ म्यू 0, यहाँ भी म्यू 0 डालो, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वैल्यू रूट जी आर टैन थीटा ही आती। देखो म्यू डालो म्यू इक्वल टू 0 तो ये रूट जी आर टैन थीटा आ जाएगा ना पूरा। एक तो ये ट्रिक है। दूसरा क्या है, वी मैक्स वी मिन से हमेशा क्या होगा, वी मैक्स वी मिन से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। मैं दोनों फॉर्मूला एक साथ लिख रहा हूँ और तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। वी मैक्स कितना है, वी मैक्स है अंडर रूट ऑफ जी आर टैन थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा, है ना, ये वी मैक्स है। और वी मिन क्या है, अंडर रूट जी आर टैन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टैन थीटा। तो मुझे बताओ मैक्सिमम को मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए ना, ये वो दो फॉर्मूले हैं और एक रूट जी आर टैन थीटा जो हम पिछले 40 मिनट से डिस्कस किए जा रहे हैं। बट ये इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से देखो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, वो क्वेश्चन अभी हम करेंगे जो पहले एग्जाम में आया हुआ है। देखो मैक्सिमम मिनिमम ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। जो भी लार्ज नंबर है उसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए ना। तो देखो इसमें न्यूमरेटर में एडिशन है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन है, तो देखो वो फॉलो हो रहा है ना। जो छोटा नंबर है वी मिनिमम, मिनिमम को छोटा होना है तो उसका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो देखो है न्यूमरेटर छोटा है, बीच में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर बड़ा है क्योंकि बीच में प्लस साइन है, बस सिंपल है ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, डिनोमिनेटर बड़ा होना तभी तो नंबर छोटा होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है ना। डिनोमिनेटर बड़ा होने से नंबर छोटा हो जाता है, ये मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें, है ना। 5/2 और 5/4 में कौन बड़ा है, 5/2 बड़ा है ना, क्यों, क्योंकि उसका न्यूमरेटर छोटा है, सीधी सी बात, क्लियर। और सॉरी क्यों, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, इसलिए 5/2 बड़ा है 5/4 से। तो वही चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा था। तो इन चीज़ों को तुम्हें ध्यान में रखना है। स्लिप ऊपर स्लिप ना करे वी मैक्स, नीचे स्लिप ना करे वी मिन, और पूरी कहानी इस पेज पे मैंने तुम्हें समझा रखी है, क्लियर सभी को। और हमने वीडियो भी देखा है, उससे भी तुम्हें बात समझ आ गई होगी। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि कैसा क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो वो क्या क्या डेटा उसने दिया, रेडियस ऑफ टर्न है ना, टर्न मतलब सर्कुलर रोड, ठीक है, टर्न मतलब सर्कुलर रोड इस 30 मीटर, उसने मुझे रेडियस का डेटा दे दिया। और रोड इज बैंक्ड फॉर व्हीकल्स गोइंग एट एन एंगल ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो बैंकिंग है ना, वी बैंकिंग वाला वी वो 10 मीटर पर सेकेंड है ना। 36 किलोमीटर पर आवर को तुम कन्वर्ट करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। म्यू की वैल्यू दी है 0.4। तो तुम्हें पता करना है कि व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड फॉर विच व्हीकल नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्लाइड्स अप। उसे नीचे भी नहीं गिरना है, ऊपर भी नहीं जाना है। इसका मतलब वो तुमसे वी मैक्स भी पूछ रहा है और वो तुमसे वी मिन भी पूछ रहा है। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा चाहिए। और थीटा मुझे कहाँ से मिलेगा, थीटा मुझे इस लाइन से मिलेगा। रोड इज बैंक्ड फॉर व्हीकल्स गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो थीटा के लिए मैं क्या करूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो मैं अपना सॉल्यूशन का पहला लाइन लिख रहा हूँ ना, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, रेडियस ऑफ टर्न कितना है 30, तो 30 इंटू आर जी, जी की वैल्यू 10 है ना, तो ये वैल्यू तुम्हारा आ गया 1/3 है ना, 100/300 1/3, मतलब tan थीटा 1/3 आ गया, सिंपल क्लियर। तो रोड की बैंकिंग एंगल कितना है, tan इनवर्स 1/3। अब वी मैक्स बोलो, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स का फॉर्मूला है यहाँ देखो है ना, रूट जी आर इंटू टैन थीटा प्लस म्यू। तो वी मैक्स इज रूट जी आर इंटू
tan थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, ये वी मैक्स है। तुम फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। बोलो जी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 30 है ना, अंडर रूट के अंदर है सब, अंडर रूट बाद में लगा लेंगे। और tan थीटा प्लस म्यू, तो बोलो tan थीटा कितना है 1/3, म्यू कितना है 0.4, तो 1/3 प्लस 0.4, तुम इसको 4/10 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 इंटू 1/3। ठीक है, और ये सब कुछ रूट के अंदर है। क्लियर सभी को ये चीज़? तो मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट सही से बना लेता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना करो। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा आंसर होगा, है ना। कैलकुलेशन कंप्लीट करो, स्क्वायर रूट में ही आंसर को छोड़ देना है तुम्हें, ज़्यादा उसका टेंशन नहीं लेना। तुम्हें बस क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में वो देखना है। ठीक है, वी मिनिमम खुद से निकाल लोगे वैल्यू डाल के, है ना, वो मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, फॉर्मूला में अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए। तो ये कहानी थी बैंकिंग ऑफ रोड्स की। इसका एक समरी अपने माइंड में बनाओ। ये समरी ना 4 पार्ट में है। क्या, नोट्स में लिखना भी, मैं तुम्हें बस वर्ड्स में समझा रहा हूँ। पहला पार्ट क्या है, जब रोड हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, जब रोड हॉरिजॉन्टल था तो उस वक्त क्या था, है ना, रोड फ्लैट था, तो उस वक्त सेफ स्पीड क्या है, उस वक्त सेफ स्पीड है व्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर। जब तुमने बैंकिंग नहीं की है, फिर आता है बैंकिंग, है ना, ये है विदाउट बैंकिंग, है ना, पहला केस है विदाउट बैंकिंग। तुमने बैंकिंग नहीं की रोड की, सिर्फ फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है तुम्हें यहाँ पे। यहाँ सिर्फ कौन हेल्प कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन, ये सब तुम ऐसे लिखना। फिर है विथ बैंकिंग। अब विथ बैंकिंग में क्या है, इसके 2 पार्ट है ना। एक पार्ट क्या है विदाउट फ्रिक्शन, और एक पार्ट है विथ फ्रिक्शन, है ना, एक है विथ फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन में क्या होता है, विदाउट फ्रिक्शन में v है √GR tan थीटा, है ना। और एक का फॉर्मूला क्या याद रखने बोला मैंने तुम्हें, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। मतलब विदाउट फ्रिक्शन अगर होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, v²/rg, है ना, जो हमने यहां पर प्रूव किया। ठीक है, क्लियर, जो हमने यहां प्रूव किया ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या किया हमने, ये जो तुम्हारा थीटा है, ये जो थीटा है तुमने जो कैलकुलेट किया, ये कितना होना चाहिए, v²/rg। क्लियर, ये विदाउट फ्रिक्शन है। फिर एक बात आई विथ फ्रिक्शन की, तो विथ फ्रिक्शन में क्या हो गया, है ना, ये डायग्राम में जो भी मैंने लिखा है तुम्हें इस तरीके से लिखना है ना। विथ फ्रिक्शन में फिर क्या हो गया, विथ फ्रिक्शन के केस में कभी ये नीचे स्लिप करेगा और ऊपर स्लिप करेगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ से पीछे, ताकि तुम्हें विजिबिलिटी क्लियर हो। ठीक है, विथ फ्रिक्शन के केस में फिर क्या होगा, फिर 2 केसेस होंगे, है ना। विथ फ्रिक्शन के केस में एक केस है वी मैक्स का और एक केस है वी मिन का। ठीक है, ऊपर स्लिप करने की कोशिश में मैक्सिमम स्पीड, नीचे स्लिप करने की कोशिश में मिनिमम स्पीड, और वो दोनों उसके फॉर्मूले। क्लियर, √GR tan थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, वो वी मैक्स है, और वी मिन क्या है, √GR tan थीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो इतना तुम्हें पूरा पढ़ना है। एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये समरी तुम्हारे माइंड में और एक पेज में पूरी होनी चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड्स की। क्लियर सभी को ये चीज़? तो मिलते हैं फिर अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में और शानदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स, और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।